मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय। आज हम पीजी क्लास 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के 4th यूनिट का एक चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है संतुलित एवं असंतुलित विकास। इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी कि संतुलित और असंतुलित विकास क्या है, संतुलित विकास और असंतुलित विकास के जो समर्थक हैं उनका नाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संतुलित विकास के समर्थकों में कौन नहीं है या कौन है, तो इसलिए हमें बारीकी से उन अर्थशास्त्रियों का नाम देखना होगा। इसके बाद आएंगे कि संतुलित विकास में कौन कौन से समर्थक हैं, उनके क्या क्या विचार हैं, जिसको कि हम सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि संतुलित विकास के सिद्धांत इन अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं। उनमें 3 अर्थशास्त्री हम प्रमुख रूप से लेंगे। उसमें रोजेस्टिन रोडान है, आर्थर लुईस है तथा नर्क्स के विचार। इसी प्रकार से असंतुलित विकास को देखेंगे कि असंतुलित विकास क्या है, असंतुलित विकास के कौन कौन से समर्थक हैं, असंतुलित विकास के संबंध में कौन कौन से विचार हैं जिनको सिद्धांत के रूप में अपन जानते हैं। इसके बाद फिर संतुलित विकास के पक्ष में तर्क, संतुलित विकास के विपक्ष में तर्क कौन कौन से दिए जाते हैं, और इसी प्रकार से असंतुलित विकास के पक्ष में विपक्ष में तर्क कौन कौन से दिए जाते हैं उसको देखेंगे अपन। और अंत में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगी जो कि आ सकते हैं, इस चैप्टर से निकाले जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संतुलित विकास क्या है, संतुलित विकास की परिभाषाएं क्या क्या हैं और कौन कौन से इसके संबंध में विचार दिए गए हैं। संतुलित विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ जब विकास किया जाता है तो हम इसको संतुलित विकास के नाम से देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सभी क्षेत्रों का विकास जो समानता के आधार पर होता है। इनके प्रमुख समर्थकों में अपन देखते हैं कि इनका नाम है तो एडम स्मिथ, रैगनर नर्क्स, सिटोवस्की, मायर एंड बाल्डविन, आर्थर लुईस, रोस्टो, लेविस्टिन और फेडरिक लिस्ट का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अब इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से हम कुछ चयनित परिभाषाओं के बारे में विचार करेंगे। कि एक घोष ने दी कि संतुलित विकास के साथ नियोजन इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र जो है एक ही अनुपात में विकास करेंगे, जिससे कि उपभोग, विनियोग एवं आय समान दर से बढ़ सके। तो एक घोष का मानना है कि संतुलित विकास क्या है, तो उस नियोजन को बतलाता है जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक अनुपात में विकास को लेकर चलती है, जिसका परिणाम ये होता है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो उपभोग के क्षेत्र में हो, विनियोग के क्षेत्र में हो या आय के क्षेत्र में हो, समान दर से उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। दूसरे विचार आते हैं रैगनर नर्क्स के कि संतुलित विकास अंत में संतुलित भोजन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अर्थात कि संतुलित विकास उसी तरह से जैसे कि संतुलित भोजन, ये संतुलित भोजन न किया जाए तो हमारे सब अंगों का विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि संतुलित विकास करना है, हमको सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करना हो, तो संतुलित विकास से बढ़िया कोई भी हमारे पौष्टिक भोजन की जैसा नहीं होगा। तो यदि हम एक ही क्षेत्र का विकास करते हैं तो उसकी स्थिति या तो अर्थव्यवस्था में विकलांगता आ जाएगी, या फिर एक क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा, दूसरा क्षेत्र काफी कम हो जाएगा। तो जैसा संतुलित भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से संतुलित विकास भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हो जाता है। फिर अगला विचार आता है लेविस का कि विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को एक साथ विकसित करना चाहिए, जिससे कि उद्योग एवं कृषि तथा घरेलू उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन में उचित संतुलन स्थापित किया जा सके। लेविस का भी मानना है कि विकास कार्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें सभी क्षेत्रों का समावेश हो, सभी क्षेत्रों के विकास की बात हो। चाहे उन्होंने बताया कि 2 क्षेत्र जैसे उद्योग और कृषि एक बड़े क्षेत्र होते हैं, यदि समस्त अर्थव्यवस्था को 2 भाग में बांट ले तो उद्योग और कृषि एक बड़े क्षेत्र होते हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों का विकास समान होना चाहिए। जिस तरह से उद्योग में विकास हो रहा है, उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और दूसरा क्षेत्र देते हैं घरेलू उत्पादन, निर्यात के लिए उत्पादन, अर्थात घरेलू उत्पादन और जो बाहर निर्यातित वस्तुओं का जो उत्पादन है, वो दोनों में भी समानता होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो विकास है कैसा है, संतुलित है, और पूरी अर्थव्यवस्था जो है एक संतुलन के रूप में विकास करेगी।
अब इन विचारों के आधार पर हम देखते हैं कि संतुलित विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसको कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं कि एक साथ सभी उद्योगों में विनियोजन। तो संतुलित विकास की पहली विशेषता ये होती है कि सभी उद्योगों में, चाहे वो मूलभूत उद्योग हो या पूरक उद्योग हो, सभी का में विनियोजन एक साथ किया जाता है। दूसरी विशेषता बहुमुखी विकास की अवधारणा पर आधारित है यह संतुलित विकास। बहुमुखी विकास क्या होता है? तो सभी क्षेत्रों का सभी ओर से विकास करना होता है, वो बहुमुखी विकास कहलाता है। तो इस बहुमुखी की मेन जो अवधारणा है उसको लेकर संतुलित विकास चलता है कि किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि बहुमुखी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विकास किया जाना है। अब हम देखते हैं तीसरी इसकी क्या विशेषता है संतुलित विकास की। तो कृषि एवं उद्योग दोनों में संतुलन बनाने के लिए दोनों का विकास एक समन्वित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। इसका मतलब कि अलग अलग से कृषि या उद्योग के लिए हमें योजनाएं नहीं बनानी, बल्कि दोनों क्षेत्रों को लेते हुए एक समन्वित योजना बनानी, जिसमें कि कृषि संबंधित भी प्रावधान हो विकास के, तो उद्योग के संबंधित भी प्रावधान हो। ऐसी एक समन्वित योजना होनी चाहिए जिससे कि संतुलित विकास हो सके। तीसरी संतुलित विकास की ये विशेषता है कि यह विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है। यदि हम कुछ क्षेत्रों का विकास करते हैं या कुछ उद्योगों का विकास करते हैं तो मांग की समस्या हमको पैदा होती है। तो इस मांग की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि उसमें साथ में पूरक उद्योगों का विकास हो, ताकि वहां से भी आय सृजित हो और वस्तुओं की मांग जो है वो बरकरार रहे। तो इससे क्या होगा कि बाजार विस्तृत हो जाएगा और विस्तृत बाजार संतुलित विकास के लिए हमारे बहुत योगदान दे सकता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि इसके अंतर्गत निजी उपक्रम प्रणाली पर जोर दिया जाता है। अब क्योंकि संतुलित विकास के लिए सभी क्षेत्रों में विकास करना है तो एक बड़ी मात्रा में हमको विनियोग के लिए पूंजी चाहिए। तो ये कर सकते हैं हम कि कुछ क्षेत्रों में सरकार बढ़ावा दे दे, जैसे ऊपरी पूंजी जो ओवरहेड कैपिटल है उस पर व्यय कर दे, तो निजी क्षेत्र के लिए अपने आप एक अवसर पैदा हो जाते हैं या फिर एक प्रोत्साहन मिलता है उनको कि वहां पर निजी उपक्रम भी स्थापित हों। उदाहरण के लिए यदि हम सड़क बना दें, बिजली की व्यवस्था कर दें, सिंचाई की व्यवस्था कर दें और बैंकिंग प्रणाली की मतलब प्रारंभ कर दी जाए, तो इससे ये होगा कि निजी क्षेत्र अपने आप ही इस ओर आकर्षित होते हैं कि उपक्रम स्थापित हो, क्योंकि उनको अपेक्षाकृत अन्य जगहों की अपेक्षा ज़्यादा फैसिलिटी या ज़्यादा सुविधा उनको मिल रही हैं। छठवीं विशेषता ये है कि इसमें पूंजी का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है। अब क्योंकि हमको समस्त क्षेत्रों का विकास करना है तो पूंजी उन क्षेत्रों में की जानी ज़्यादा जरूरी है जहां से कि अन्य क्षेत्रों को अपने आप प्रेरणा मिलती हो या प्रोत्साहित होते हो अन्य क्षेत्र। तो पूंजी का इस तरह से उपयोग हम सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो इसमें बेहतर पूंजी के उपयोग की संभावना रहती है। अब संतुलित विकास के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा रोजेस्टन-रोडान का सिद्धांत। रोजेस्टन-रोडान का सिद्धांत, दूसरा है आर्थर लुईस का सिद्धांत, तीसरा है रैगनर-नर्स का। प्रमुख समर्थकों में हम देखते हैं रोजेस्टन-रोडान। रोजेस्टन-रोडान का एक सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो है बड़े धक्के का या बिग पुश थ्योरी। बड़े धक्के का जो सिद्धांत है वो उनकी संतुलित विकास नीति का ही एक भाग है। उन्होंने अपना एक लेख नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ बिग पुश 1957 में इस विचार को या इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बड़े धक्के का अर्थ ये है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ और पर्याप्त मात्रा में विनियोग किया जाए, जिससे कि क्या हो कि सब क्षेत्रों का संतुलित विकास हो और पर्याप्त विकास हो। उनके विचार को हम कुछ बिंदुओं में सामने रख सकते हैं कि पहला है कि संतुलित विकास पद्धति बाह्य बचतों को पैदा करके अन्य क्षेत्रों में विनियोग के अवसर पैदा करती है। इसका अर्थ है कि जब संतुलित विकास किया जाता है तो बाह्य बचतें पैदा होती है। बाह्य बचतें क्या होती हैं? तो उद्योगों के विस्तार या नवीन उद्योगों की स्थापना के कारण जो अन्य उद्योगों को सुविधाएं प्राप्त होती है, इसको हम बाह्य बचतें कहते हैं। मान लो किसी क्षेत्र में यदि उद्योगों का विस्तार होता है, नए उद्योग एक साथ बहुत सारे उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि कई सारी सुविधाएं जो होती हैं उनको वहां पर अपने आप उपलब्ध हो जाती है। जैसे हो सकता है श्रमिक के रूप में एक श्रमिक बस्ती स्थापित हो जाए, कच्चे माल के वहीं सोर्स हो जाए या एक साथ कच्चे माल मंगा लिए जाए, गोडाउन की व्यवस्था हो जाए, सड़कें बन जाए, विद्युत की व्यवस्था हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको वहीं पर मिलने लगे।
इसका परिणाम ये होता है कि उन क्षेत्रों का विकास ऐसा होता है कि लागतें कम आने लगती हैं। लागतें कम आने लगती हैं और वहाँ स्थापित, उस क्षेत्र में स्थापित समस्त उद्योगों को बचतें प्राप्त होने लगती हैं। और ये बचतें जो है अन्य क्षेत्रों में भी विनियोग के लिए अवसर पैदा करती है कि और भी उद्योग वहाँ पर आकर स्थापित हो और अन्य क्षेत्रों में भी उनकी इसी प्रकार से स्थापना की जाए। दूसरा है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि परस्पर उद्योगों में एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा में विनियोग किया जाए। यदि थोड़ी मात्रा में विनियोग किया जाता है तो हो सकता है उसका पर्याप्त लाभ ना हो, हमारी पूंजी भी बेकार हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि यदि तीव्र विकास करना है तो सब उद्योगों में एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा में विनियोग किया जाना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि उद्योग में जो वस्तुएं पैदा होती हैं या उत्पन्न होती हैं उनके लिए हमको मांग आसानी से प्राप्त हो जाएगी। प्लस क्या है, मांग के लिए आय का भी सृजन हो जाने के कारण मांग और पूर्ति में एक अच्छा सामंजस्य होगा। इसका परिणाम ये होगा कि तीव्र आर्थिक विकास होगा, मांग और पूर्ति में कोई असंतुलन या असमायोजन की स्थिति देखने में नहीं आएगी। तीसरा उन्होंने जो विचार दिया है वो इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न उद्योगों में एक साथ निवेश से निजी लाभ कम हो जाएंगे और सामाजिक लाभ बढ़ जाएंगे। जब हम बहुत सारे उद्योगों में एक साथ निवेश करते हैं तो परिणाम ये होता है कि एक तो पूंजी का सही उपयोग होता है और ऊपर से उन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है जहां पर की मांग ज्यादा है और एक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण लागतें कम आती हैं और एक न्यूनतम कीमत जो है वो उसकी उत्पादन की हो पाती है, क्योंकि एक प्रतियोगी कीमत के रूप में आती। मांग और पूर्ति में समायोजन होने के कारण जो कीमतें हमको प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा होती है ना, कम लागत के लगभग बराबर होती है। इसका कारण क्या होता है कि लोगों को सही मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि सामाजिक लाभ प्राप्त होता है और ये सामाजिक लाभ जो है निजी लाभ को कम कर देता है। आर्थिक विकास का मूल केंद्र यही है कि विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार से निवेश हो कि लाभ जो सामाजिक लाभ अधिकतम हो और इससे अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो। चौथा, रॉचेस्टर रोडान का मत है कि जब एक साथ बड़े पैमाने पर विनियोग किया जाता है सभी क्षेत्रों में तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। बढ़ते प्रतिफल के कारण ये होता है कि कम लागत पर उत्पादन हमको अधिक प्राप्त होता है और इसका परिणाम ये होता है कि तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। आर्थर लुईस का मत देखेंगे कि प्रोफेसर लुईस ने आर्थिक विकास के संतुलित विकास के समर्थन करते हुए अपना निम्नलिखित मत दिया है कि संतुलित विकास के कारण सभी क्षेत्रों की तुलनात्मक कीमतों में समानता बनी रहती है, जिससे सभी क्षेत्रों का विकास होता है। क्या, क्योंकि सभी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कीमतें समान रहती हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति का समायोजन बना रहता है। इसी कारण किसी भी क्षेत्र में अवरोध नहीं उत्पन्न होता मांग और पूर्ति के कारण, और सभी क्षेत्र जो है वो समान रूप से विकास करते हैं। संतुलित विकास के फलस्वरूप उत्पादन की मांग की लोच के अनुसार उत्पादन जो है मांग की लोच के अनुसार संभव हो जाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो संतुलित विकास का एक परिणाम ये होता है कि जो मांग की लोच के अनुसार ही उत्पादन होता है, इसीलिए कभी कभी अति उत्पादन या न्यून उत्पादन की संभावना नहीं बनी रहती। इससे क्या होता है कि जितने भी साधन उत्पादन के उनका अनुकूलतम प्रयोग होता है और विभिन्न क्षेत्र जो है वो अबाधित रूप से उत्पादन करते हुए चलते हैं। तीसरा मत है आर्थर लुईस का कि लुईस विदेशी व्यापार पर निर्भरता के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार घरेलू क्षेत्र में ही संतुलित विकास की कूटनीति अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि हम पहले देखे थे कि संतुलित विकास में विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार दोनों में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, एक ठो मत था। तो लुईस लेकिन विदेशी व्यापार के समर्थक नहीं है। उनके अनुसार हमको पहले घर में ही यानी कि देश के अंदर ही संतुलित विकास की कूटनीति जो है या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं कि अब रैगनर नक्स का क्या मत था इसके बारे में। तो रैगनर नक्स जो है वो उनका एक विचार जो बहुत ही पॉपुलर है कि निर्धनता का दुष्चक्र। तो नक्स मानते हैं कि
अल्प विकसित देशों में दरिद्रता का दुष्चक्र पाया जाता है। ये दरिद्रता का दुष्चक्र क्या होता है कि आर्थिक विकास में बाधा डालता है। और ये दरिद्रता का दुष्चक्र दो तरीके से होता है। एक पक्ष होता है मांग पक्ष, एक पूर्ति पक्ष। ये मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पूर्ति की मांग और पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति से संबद्ध होता है। तो इन देशों में पूंजी की मांग भी कम पाई जाती है और पूंजी की पूर्ति भी कम पाई जाती है। इसी के कारण क्या होता है कि कम मांग और कम पूर्ति के द्वारा जो देश का विकास है वो पिछड़ता जाता है। तो इस दरिद्रता के दुष्चक्र को जो कि क्रियाशील होते विकासशील देशों में तोड़ने का एकमात्र उपाय बताते हैं रैगनर नर्स की क्या है कि संतुलित विकास है। तो संतुलित विकास तो बताओ, उनका मत है कि निर्धनता के दुष्चक्र में जो पूर्ति पक्ष होता है, जो कि पूंजी की पूर्ति संबंधित होता है, वो कम बचत के कारण होता है, क्योंकि लोगों की आय कम होती है, बचत कम होती है, इसलिए पूंजी की पूर्ति भी कम होती है। वहीं मांग पक्ष जो है निर्धनता के दुष्चक्र का यह है कि क्योंकि लोगों की आय कम होती है इसलिए मांग कम की जाती है वस्तुओं की, और मांग की कमी को हम दूसरे रूप में देखते हैं कि बाजार का आकार सीमित होता है। ये दो कारण से जो है अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है। तो नर्स का मानना था कि संतुलित विकास के माध्यम से ही हम क्या है दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं और आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से संतुलित विकास के द्वारा इसे निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर विकास किया जा सकता है, उसको अपन कुछ पॉइंट में देखते हैं। पहला, मांग की पूरकता। जब अनेक उद्योगों और पूरक उद्योगों और परियोजनाओं में एक साथ जब विनियोजन किया जाता है या पूंजी लगाई जाती है तो जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी मांग जो होती है वो उत्पन्न की जा सकती है। इसको वो मांग की पूरकता के नाम से जाना जाता है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण था जूता उद्योग का, कि जूता उद्योग में यदि विनियोजन किया जाता है तो पूरे जूते के लिए मांग उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के कर्मचारियों की केवल एक ही मांग नहीं है कि जूतों की मांग की जाए, और ये पूरा जो जूता है वो तभी विक्रय हो सकता है, बिक सकता है, जबकि वो अपनी पूरी आय जूते में लगा दे, पर ऐसा तो संभव नहीं है। तो उन जूतों की मांग के लिए ज़रूरी है कि दूसरे उद्योगों में भी पूंजी विनियोजन किया जाए ताकि वहाँ भी आय उत्पन्न हो और जूते के लिए मांग उत्पन्न हो जाए। तो ये तो बस जूते की ही बात थी। किसी भी वस्तु की, एक क्षेत्र की वस्तु की मांग के लिए दूसरे क्षेत्र का विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसे मांग की पूरकता के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम संतुलित विकास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है घरेलू व्यापार एवं विदेशी व्यापार में संतुलन। रैगनर नर्स जो है घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार में संतुलन को संतुलित विकास का एक अंग मानते हैं। उनके अनुसार इन दोनों क्षेत्रों में विनियोजन से एक और तो उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, मतलब देश के अंदर। इससे क्या होता है कि उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है या अन्य कच्चे माल की जो कि देश में उपलब्ध नहीं आवश्यकता होती है, तो बड़ी मात्रा में आयात होता है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि बहुत सारे उद्योग, पूरक उद्योगों की स्थापना हो गई और विविध प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, तो इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। तो संतुलित विकास के कारण घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार में संतुलन पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार, संतुलित विकास के द्वारा हम बाजार का विस्तार कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं? तो क्योंकि बड़ी मात्रा में विनियोजन किया जाता है, इसलिए मौद्रिक प्रसार के द्वारा, विक्रय कला अर्थात विज्ञापन के द्वारा, व्यापार पर नियंत्रण हटाकर उसका शिथिलीकरण कर दे, आर्थिक संरचना का विकास करते, मतलब आर्थिक संरचना पर बड़ी मात्रा में पूंजी लगाएं जिससे उसका विकास हो जाए, और मौद्रिक आय बढ़ाकर लोगों को रोजगार देकर। और क्योंकि बड़ी मात्रा में विनियोजन किया जा रहा है और पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू हो रहा है, इसलिए कीमतें कम हो जाती हैं। तो कीमतें भी कम करके इन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं कि बड़ी मात्रा में विनियोजन करके या विविध रूप से विनियोजन करके बाजार को विस्तृत किया जा सकता है। फिर बाह्य बचतें, चौथा पॉइंट है बाह्य बचतों का, कि नए उद्योग की स्थापना, पुराने उद्योग के विस्तार से जो बचतें मिलती है वहाँ स्थापित उद्योगों को, उसको हम बाह्य बचतों के नाम से जानते हैं। ये बाह्य बचतें किस रूप में प्राप्त होती हैं इन उद्योगों को? तो नए उद्योग की स्थापना, बाजार या मार्केट के आकार में वृद्धि से,
मांग में वृद्धि के कारण, इन सब रूपों में उसे प्राप्त होती है। तो बाह्य बचतों के कारण क्या होता है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू होता है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल का क्या परिणाम होता है कि लागत कम हो जाती है और मूल्य कम हो जाते हैं। इससे तेजी से आर्थिक विकास होता है। पांचवा जो पॉइंट रखते हैं वो निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने का और आर्थिक विकास का, वो है सरकार के द्वारा हस्तक्षेप। तो नक्स मानते हैं कि यदि देश में प्रगतिशील और निजी उद्यम करता है और उद्योगपति मौजूद है तो हम उन्हें विनियोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को विनियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि एक क्षेत्र में इस प्रकार से विनियोजन करेगी कि अन्य निजी क्षेत्र प्रेरित हो, और सरकार जो है एक क्षेत्र में विनियोग करके दूसरे की ओर प्रेरित विनियोग को स्थापित कर सकती है। और सरकार का संतुलित, ये सब करने से क्या होगा कि सरकार का संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान सीमित हो जाएगा। मतलब उतनी बड़ी मात्रा में सरकार को भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी यदि निजी क्षेत्र हमारे यहाँ सशक्त हो। अब इन सब विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संतुलित विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं या हो सकते हैं। तो इसको हम कुछ पॉइंट बना लिए हैं ताकि याद करने में हमें आसानी हो। तो पहला है कि संतुलित विकास का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मांग व पूर्ति में संतुलन रहे। पहले भी देख चुके हैं, जबकि एक साथ सभी क्षेत्रों में विनियोजन किया जाता है संतुलित विकास के लिए, तो उत्पादित वस्तु की मांग और पूर्ति में किसी प्रकार का असंतुलन देखने को या अवरोध देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है संतुलित विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है, जिससे बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। संतुलित विकास के फलस्वरूप मूल उद्योगों तथा पूरक उद्योगों का विकास होता है और इससे आय का सृजन होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि बाजार विस्तृत होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मांग में वृद्धि होती है, और जिससे कि और भी ज़्यादा उद्योग स्थापित होते हैं और पैमाने का विस्तार होता है, और वहाँ स्थापित उद्योगों को बाहरी बचतें या बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं। तीसरा है कि उद्योग व कृषि दोनों क्षेत्रों में विनियोजन किया जाना चाहिए, जिससे दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। संतुलित विकास की एक मूल अवधारणा ये है कि दो प्रमुख क्षेत्र उद्योग और, जो कि विकासशील देशों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, उद्योग और कृषि क्षेत्र, दोनों में इस प्रकार से विनियोजन किया जाना चाहिए कि दोनों का विकास संतुलित हो सके। ऐसा ना हो कि केवल उद्योग को ही बढ़ावा मिले या कृषि को ही बढ़ावा दिया जाए। चौथा देखेंगे कि संतुलित विकास के अनुसार अर्थव्यवस्था के घरेलू तथा विदेशी दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास किया जाना चाहिए। हालांकि लुईस का मानना है कि केवल घरेलू क्षेत्र में ही संतुलित विकास को देखा जाना चाहिए, अर्थात आयात और निर्यात दोनों ही हमारे बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। पांचवा देखते हैं कि यह सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग, पूरक मांग और पूर्ति की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों के बीच संतुलन रखने की आवश्यकता पर बल देता है। अर्थात यदि मांग का विस्तार करना या प्रभावपूर्ण मांग उत्पन्न करना है और उसके बराबर पूर्ति को समायोजित करना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि सभी उद्योगों में और पूरक उद्योगों में एक साथ विनियोजन किया जाए। छठवां संतुलित विकास की जो बात है कि संतुलित विकास से बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं और बाजार का विस्तार होता है। हम लोगों ने देखा कि बाह्य बचतें नए उद्योग या उद्योगों के विस्तार के कारण उत्पन्न होती है, जो वहाँ स्थापित सभी उद्योगों को प्राप्त होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ लोगों की आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है और मांग बढ़ने के कारण बाजार का विस्तार भी होता है। सातवीं बात जो संतुलित विकास की है वह है कि निजी उपक्रम अर्थव्यवस्था के लिए, ये माना जाता है कि संतुलित विकास पद्धति जो है वो निजी उपक्रम अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होती है, अर्थात जहाँ निजी क्षेत्र बड़ी मात्रा में हो। और ये विचार जो है नक्स के हैं, परंतु नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए इसका कम ही महत्व होता है। इसका कारण यह है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा सारा कार्य किया जाता है, तो उसके द्वारा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है, तो एक एक करके हर क्षेत्र को लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि असंतुलन जैसी बातें नहीं आती। परंतु जहाँ निजी क्षेत्र अधिक हो वहाँ केवल एक क्षेत्र का ही विकास होता जाता है, जो विकसित पहले से वो उसी का विकास ज़्यादा होता जाता है
और जो कि अविकसित क्षेत्र है वो हमेशा छूटता जाता है। परंतु नियोजित अर्थव्यवस्था में यह ऐसा नहीं होता। इसलिए संतुलित विकास जो है वो निजी अर्थव्यवस्था के लिए कम ही उपयोगी है, निजी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी है और नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि संतुलित विकास के क्या क्या लाभ होते हैं, इसको या प्रभाव के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो यदि संतुलित ढंग से आर्थिक विकास किया जाता है तो इसके परिणाम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं या कम अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मितव्ययिताओं की प्राप्ति होती है। जब संतुलित विकास की नीति अपनाई जाती है तो इससे बाजार का विस्तार होता है और बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाती है। उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है। इससे क्या होता है कि जो देश के उत्पादन के साधन है सभी का अनुकूलतम प्रयोग संभव हो जाता है और इससे बाह्य मितव्ययिताओं की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है कि जो संतुलित विकास का प्रभाव पड़ता है उसमें है कुशल श्रम विभाजन। जब बड़ी मात्रा में बाजार के आकार में विस्तार होता है और पैमाने में वृद्धि होती है तो इसका परिणाम ये होता है कि श्रम विभाजन बड़ी मात्रा में करना संभव होता है और इस श्रम विभाजन की कई लाभ और मितव्ययिताएं हमको प्राप्त होने लगती हैं। तीसरा पॉइंट है कि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। जब संतुलित विकास की नीति अपनाई जाती है तो श्रम शक्ति या तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में विदोहन, ये सब होने लगते हैं, जिसका ये प्रभाव पड़ता है कि उत्पादन उत्पादकता दोनों ही तेजी से बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि कृषि तथा उद्योग का संतुलित विकास होता है। जब दोनों में एक साथ विनियोजन किया जाता है तो दोनों क्षेत्र का बराबरी से विकास होता है। इसका परिणाम यह होता है कि दोनों क्षेत्र से एक दूसरे की वस्तुओं की मांग उत्पन्न होने लगती है और इससे तेजी से आर्थिक विकास संभव हो पाता है। अगला पॉइंट है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है इससे। तो जब उद्योगों और कृषि या फिर सभी उद्योगों में अर्थात सभी क्षेत्रों में एक साथ विनियोजन होता है तो एक साथ रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि होती है। और नर्स का तो ये भी मानना है कि कृषि क्षेत्र की जो अतिरिक्त जनसंख्या होती है उसको रोजगार प्राप्त होता है उद्योगों का विकास होने से। तो जो कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जो जनसंख्या होती है, जैसा कि विकासशील देशों में देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा भार होता है जनसंख्या का, तो उन जनसंख्याओं को अतिरिक्त रोजगार के रूप में रोजगार जो उद्योग क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है। छठवां प्रभाव ये पड़ता है कि मूल्य में स्थिरता आ जाती है संतुलित विकास के कारण, क्योंकि सभी क्षेत्रों में विनियोजन हो रहा है तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है और इससे क्या होता है कि वस्तुओं की पूर्ति लगातार बढ़ती जाती है और पूर्ति मांग के अनुसार होने के कारण मूल्य जो है बढ़ नहीं पाते और मूल्य में लगभग स्थिरता की स्थिति पाई जाती है। सातवां प्रभाव संतुलित विकास का या सातवां लाभ ये होता है कि सामाजिक लाभों में वृद्धि होती है। इससे संतुलित विकास की नीति जब अपनाई जाती है तो सामाजिक जो लाभ है उसकी भावना को ध्यान में रखकर ही विनियोजन किया जाता है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इन सब कारणों से ही होता है कि जो कुल सामाजिक लाभ है उसमें काफी वृद्धि देखी जाती है। आठवां प्रभाव ये होता है संतुलित विकास का कि इससे विदेशी व्यापार में संतुलन स्थापित होता है और संतुलित व्यापार होने के कारण क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी सुदृढ़ स्थिति उस देश की हो जाती है। नौवां प्रभाव या नौवां लाभ ये होता है संतुलित विकास का कि इससे विनियोग की प्रेरणाओं में वृद्धि होती है, क्योंकि संतुलित विकास की नीति अपनाई जाती है तो बाजार की जो अपूर्णता होती है या मांग या पूर्ति संबंधी या जिसको अति उत्पादन या न्यून उत्पादन के रूप में हम या न्यून मांग या अति मांग के रूप में देख सकते हैं, ऐसी कोई भी अपूर्णताएं बाजार में देखने को नहीं मिलती और इसके कारण पूंजीपति जो रहते हैं या फिर जो इन्वेस्टर रहते हैं वो इन क्षेत्रों में विनियोग के लिए काफी प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि आर्थिक विकास के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। अब देखेंगे कि संतुलित विकास की आलोचना क्यों की जाती है। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम संतुलित विकास की आलोचना लोगों के द्वारा या
अर्थशास्त्रियों के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहली आलोचना जो की जाती है, तो संतुलित विकास की जो आलोचना है वो असंतुलित विकास के समर्थकों के द्वारा की गई है, जिनमें कि हर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग, कुरिहारा, इस सब का नाम प्रमुखतः आता है। तो इन आलोचकों के द्वारा जो आलोचना की गई उसमें पहली आलोचना है कि अर्धविकसित देशों की सामर्थ्य के बाहर है। चूंकि अर्धविकसित देशों में तकनीक लागू करने के लिए या जो संसाधन है उनके दोहन के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी और तकनीकी साधन, प्रबंध की क्षमता, कुशल श्रम शक्ति, इन सब की आवश्यकता होती है। परंतु अर्धविकसित देशों में इनका क्योंकि अभाव होता है, इसलिए क्या है कि इसका लाभ, संतुलित विकास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। फिर ये जो संतुलित विकास की अवधारणा वो इतिहास के विरुद्ध है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम जितने भी विकसित देश हैं उनके यदि इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि उन्होंने पहले असंतुलित विकास को अपनाया, उसके बाद फिर धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ते गए। इंग्लैंड का उदाहरण ले तो पहले उन्होंने कपड़ा उद्योग, अमेरिका में रेल और जापान में लौह इस्पात उद्योग का तेजी से विकास हुआ। उसके बाद फिर अन्य उद्योगों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये सिद्धांत जो अव्यवहारिक है। हर्शमैन मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सदैव साम्य की स्थिति नहीं पाई जाती है। हमेशा अर्थव्यवस्था पहले साम्यता की ओर रहती है और फिर असाम्यता से साम्यता की ओर बढ़ती है, या असंतुलित संतुलन से संतुलन की ओर बढ़ती है, और विकास का यही क्रम है उनका मानना है। तो इसलिए संतुलित विकास जो है वो व्यवहारिक नहीं है। चौथा देखेंगे तो आलोचना इस आधार पर की जाती है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है संतुलित विकास से, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में विनियोजन किया जाता है सभी क्षेत्रों में और उस तेजी से जो है उत्पादन संभव नहीं हो पाता। तो इसका परिणाम ये होता है कि मुद्रा प्रसार हो जाता है, मुद्रा प्रचलन में अधिक आ जाती है और उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता, या मांग अधिक बढ़ जाती है, उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती। इसका परिणाम ये होता है कि महंगाई बढ़ती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अगली आलोचना अति विनियोग के रूप में की जाती है कि इस संतुलित विकास की पद्धति से अति विनियोग हो जाता है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा विनियोग हो जाता है अर्थव्यवस्था में, इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। छठवीं आलोचना ये की जाती है कि लागतें घटाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता। यह आलोचना किंडलबर्गर के द्वारा की गई है। जो नए नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं या अतिरिक्त क्षमता वाले उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं वो लागत कम करने की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इसका परिणाम ये होता है कि लागतें अधिक होती हैं और उन लोगों के द्वारा, क्योंकि लागतें जो है वो मूल्य के रूप में वसूल कर ली जाती है, इसलिए कोई भी लागत घटाने की ओर ध्यान नहीं देता है। सातवीं आलोचना की जाती है साधनों का अपव्यय होता है। जब सभी क्षेत्रों में विकास के कारण कुछ क्षेत्र जो है वो उतना अधिक संतोषजनक प्रगति नहीं कर पाते, इससे उन क्षेत्रों में जो साधन होते हैं या पूंजी के जो साधन होते उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वो उनका अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पाता और अपव्यय होने लगता है। आठवीं आलोचना संतुलित विकास की ये की जाती है कि यह निजी उपकरण प्रणाली में संभव नहीं है। नक्स का मानना था कि संतुलित विकास जो है निजी उपकरण प्रणाली में संभव नहीं होती है। इसका कारण यह है कि संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि जो एक रणनीति निर्धारित की गई उसका पालन हो, और ये निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं है। संतुलित विकास का सिद्धांत अधूरा है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि विकास में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं और जो भी विकासशील देशों में जो भी अक्षमताएं पाई जाती, अभाव पाए जाते हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है।